जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज अग्रवाल। आज अपनी बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो इस चैप्टर में जो अपना पूरा फोकस रहेगा वो ये कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं, वो कितने तरह की होती है, उनमें क्या डेवलपमेंट आया एशियन टाइम से, फिर ब्रिटिश टाइम पे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद फिर पॉलिसीज वगैरह कैसी बदलती गई, कैसे फोकस शिफ्ट हो गया। 1991 वाज द ईयर जहाँ पे बहुत मेजर रिफॉर्म्स अपने देश में आए थे। तो वो क्या थे, उनका क्या इम्पैक्ट था। फाइन। सो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प करें। फाइन। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, मीडियम स्केल हो, बड़ा बिजनेस हो, वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो। तो कोई भी अपने बिजनेस करे तो अपने को गवर्नमेंट पॉलिसी का नॉलेज भी होना चाहिए और अपने बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट भी होता है। फर्दर आज के दिन में जब अपने ग्लोबली ट्रेड करते हैं तो अपने को अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग पॉलिसी है। जैसे कि अपनी बात करें कि अगर अपने इंडिया में किसी भी फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर को अगर अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करना है तो उसको क्या तो कोई इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में आना होगा या उसको एक अपना 100% इंडियन सब्सिडरी बनाना होगा। सो हुंडई ने जो रूट फॉलो किया वो 100% सब्सिडरी का है। टोयोटा जो ने रूट फॉलो किया उसने किर्लोस्कर ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया। राइट। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी अपने को पता करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मानो कि अपने जैसे अपने लोग तो चलो कॉमर्स फिनांस में, बट अपना कोई फ्रेंड है जो टेकी होता है, उसको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको टेक्निकल नॉलेज तो है ना, वो ऐप वगैरह बना लेगा जो कोई डेवलपर, लेकिन उसको पैसे चाहिएगी, फाइनेंस चाहिएगा, उसको लॉवर रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना होगा, उसको अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने होंगे। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स ही विल नीड सपोर्ट फ्रॉम अस। राइट। सो गवर्नमेंट पॉलिसी समथिंग जो कि अपने को पता होना चाहिए, इसको स्किप करना भी ऑप्शन नहीं है। हाउ द डेवलपमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी। तो एंशियंट इंडिया का अगर अपनी बात करें तो वहाँ पे ये पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत फोकस होता था। और तुम लोगों ने नाम सुना होगा तक्षशिला का, वैशाली का, नालंदा का, काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ पे इन पर बहुत एक्टिव डिस्कशन होता था। चाणक्य की एक बुक है अर्थशास्त्र, उसमें पब्लिक पॉलिसी पे इन डेप्थ डिस्कशन है। तो मौका मिले तो ज़रूर से ये बुक पढ़ना, चाणक्य नीति भी पढ़ना। देन ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो एंड अरिस्टोटल, इनका पब्लिक पॉलिसी पे काफ़ी ओपिनियन रहता था। देन ब्रिटिश के टाइम पे बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि ब्रिटिशर्स लोग का जो मेजर उनका जो थॉट प्रोसेस था वो ये कि कैसे अपने इंडिया को पॉलिटिकली है ना थोड़ा सा सबजुकेटेड रखें, और फोकस जो पूरा था वो ये था कि यहाँ से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बाहर जितना ज़्यादा ले जाया जा सके। राइट। सो काफ़ी टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे यहाँ के जो फार्मर्स थे उन सब से, और उनका जो सिस्टम था रूल करने का वो काफ़ी कम लोग थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग थे। और वो यहाँ पे थोड़ा सा वाया मैनेजमेंट यहाँ का पॉलिटिक्स को है ना, यहाँ का डिफेंस को उसको कंट्रोल करते थे। जैसे बुक बाई दादा भाई नारोजी, बुक का नाम है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में उनका ओपिनियन है। तो ये बुक का नाम अपने को ध्यान में रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिपेंडेंस के बाद शुरू में टिल 1990 जो गवर्नमेंट का फोकस था वो पीएसयू के ऊपर फोकस था। तो गवर्नमेंट का इच्छा ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें हैं वो पीएसयू के हाथ में रहे, गवर्नमेंट एंटिटी के पास रहे। प्राइवेटाइजेशन था बट बहुत लिमिटेड था, हर जगह कैपिंग थी, कैपेसिटी लिमिट था, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था कॉस्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। किसी एंटिटी को बहुत बड़ा होने से रोक दिया जाता था। राइट। उसके लिए अलग पॉलिसीज होती थी, लाइसेंस राज हुआ करता था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लगता था। तो शुरू में गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी। अगेन उस समय गवर्नमेंट ने जो भी सोच के पॉलिसी लिया, बट इन सब पॉलिसी का बहुत इकनॉमी पे ख़राब इम्पैक्ट हुआ। और 1991 वाज द ईयर जब इंडिया वर्चुअली बैंकरप्सी वाले स्टेट में आ गया था कि अब कुछ नहीं किया तो भाई देश जो है वो इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाएगा। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड भी बाहर गिरवी रखा लोन लेने के लिए। एंड डेट वाज द टाइम कि जब फर्स्ट टाइम हमने अपनी इकोनॉमी को फ्री किया
और एलपीजी हम लेकर आए। सो एलपीजी नॉट घर का एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि चीज़ों को फ्री अप करना, इंटरनली लाइसेंस राज को हटाना, है ना, लोगों को ज़्यादा फ्रीडम देना, मार्केट मैकेनिज्म पे फोकस करना इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब कोई कुछ भी बनाना चाहे तो बना सकता है। धीरे धीरे ये इकनॉमी और फ्री होती गई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो अंडरटेकिंग्स है उनको सेल करना, प्राइवेट यूनिट को थोड़ा सेल करना, ज़्यादा सेल करना, डेलीगेट करना कि चलो मैनेजमेंट तुम्हारा गवर्नमेंट के पास होगा, ओवरऑल जो ओनरशिप है, लेकिन ऑपरेशंस जो है वो प्राइवेट एंटिटी के पास होगा। उसके बाद फिर डिस्प्लेस करना एज इफ कि प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना कि तुम भी आके साथ में काम कर लो। और इन द प्रोसेस फिर क्या होता था कि गवर्नमेंट एंटिटी जो है वो ऑब्सलेट हो जाती थी, क्योंकि वो उतना टेक्निकली और साउंड नहीं होता था, एफिशिएंट नहीं होता था। तो अपने मिक्स इकनॉमी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे सिंस इंडिपेंडेंस। शुरू में मिक्स्ड इकनॉमी में जो फोकस था वो ज़्यादा सोशलिज्म की तरह था। 1991 के बाद भी अपने मिक्स इकनॉमी ही फॉलो कर रहे हैं, बट अपना जो फोकस है वो थोड़ा सा अभी कैपिटलिज्म की तरफ है। तो जो मेजर डिफरेंस है अपना 50s वाला पॉलिसी और 90s वाला पॉलिसी में वो ये कि पहले सोशलिज्म की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड थे, अभी कैपिटलिज्म की तरफ, लेकिन दोनों ही मिक्स इकनॉमी था। पहले इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ करती थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू टेक ऑल द डिसीजंस। अभी मार्केट मैकेनिज्म में, मतलब डिमांड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। पहले क्लोज इकनॉमी था, अभी ओपन इकनॉमी है। पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कंट्रोल में आती थी, अभी हम प्राइवेटाइजेशंस पे फोकस कर रहे हैं। पहले रेगुलेशन कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट था, अभी चीज़ें लिबरलाइज्ड है। पहले अपने बोल सकते हैं कि इकनॉमी वाज लाइक ऑर्थोडॉक्स दादाजी, है ना, तो दादाजी का हर चीज़ पे कंट्रोल रहता है ना, तुम कहाँ गया, कितना बजे गया, रात को जल्दी आना, ये खाओ वो मत खाओ। एंड अभी वाला इकनॉमी लाइक कूल डैड, जिनको एक ओवरऑल पता होता है कि बेटा क्या कर रहा है, लेकिन साथ में पूरा फ्रीडम भी रहता है। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर अपने थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो ओवरऑल तुम्हारा जो इकोनॉमी पॉलिसी है डेट कैन बी डिवाइडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड सेक्टर मैनेजमेंट। सो मैक्रो में इकोनॉमिक मैनेजमेंट में हम कवर करते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को, एंड सेक्टर मैनेजमेंट में वी कवर एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जो कि टेक केयर करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जो मनी सप्लाई, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज इनको कंट्रोल करता है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल लैंड, तो अभी रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी एक्ट भी पास हुए थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टेक केयर करता है। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन रिलेशन टू FDI, FII, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, वो सारी चीज़ें। देयर आर 5 मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स जो कि किसी भी इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज GDP, राइट। तो GDP है, फिर इन्फ्लेशन है, टैक्स है, इंटरेस्ट एक्सचेंज है। तो GDP जितना राइजिंग हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर GDP बढ़ता है तो GDP बढ़ेगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा डिमांड पे। मतलब GDP बढ़ा मतलब डिमांड इज हाई, सो डिमांड हाई है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगा, फिर इनकम ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये सर्कल जो है हमेशा चलता रहता है। इन्फ्लेशन मॉडरेट अच्छा होता है, बहुत कम भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा है तो अपने को समझ में आता है। बहुत कम इन्फ्लेशन होने से क्या होता है कि इकोनॉमी में सेडेशन आ जाता है, मतलब एक एक्साइटमेंट नहीं रहता, क्योंकि चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव नहीं रहता। टैक्स जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ना, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम उतना ज़्यादा होता है। सो डिमांड साइड से भी अच्छा है, प्रोडक्शन साइड से भी अच्छा है। इंटरेस्ट भी अगेन कम हो तो अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड कम होता है, फिर तुम्हारा रिटर्न जितना अपने एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने काम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। तो यू विल सी कि जितना भी डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहते हैं। एक्सचेंज रेट मॉडरेट अच्छा होता है, राइट। एक्सचेंज रेट मतलब जैसे अभी डॉलर IR का क्या, INR का क्या रेट है, डेट इज थिंग। सो एक्सचेंज रेट मॉडरेट क्यों अच्छा होता है? क्योंकि एक्सचेंज रेट हल्का सा मॉडरेटली हाई हो या मॉडरेट हो तो उसमें क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव रहेगा कि अपने बाहर सामान बेचेंगे तो अपने को ज़्यादा पैसा मिलेगा।
इंपोर्ट्स महंगा होगा तो अपने को थोड़ा सा कोशिश रहेगा कि अपने लोकली गुड्स को मैन्युफैक्चर करें। और क्योंकि अपना करेंसी थोड़ा सा वीक रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट मॉडरेटली हाई है, तो उसमें क्या है, बाहर वाले इन्वेस्टर्स को हमेशा लुक्रेटिव ऑप्शन रहेगा कि देश में इन्वेस्ट करना। तो है ना, डेवलपिंग कंट्री लाइक उस एक्सचेंज रेट थोड़ा सा मॉडरेट रहे तो वो ज़्यादा सही रहता है। फिर पॉलिसी कैसी बनती है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्पैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो जो तुम्हारा मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री, जैसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, एविएशन हो गया, एमसीए हो गया, राइट, उनके पास ओवरऑल जिम्मेदारी होती है। मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी बॉडी या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे तुम्हारा आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, राइट। सो जैसे अभी अपने थोड़ा सा अपना क्लोज एग्जांपल लें तो एमसीए है, एमसीए के अंदर आईसीआई आता है। तो एमसीए को अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनवाना है तो आईसीआई को बोलेगा, आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स को पब्लिक सजेशंस के लिए रखा जाएगा, फिर उन सजेशंस को कंसिडर करके फिर फाइनल एएस आएंगे। तो इनमें स्टेप्स वगैरह क्या होते हैं कि पहले किस कंटेक्स्ट में पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब क्या कारण है कि पॉलिसी बनाया जा रहा है, फिर पॉलिसी का कंटेंट डिसाइड होता है, राइट, मतलब वो इंस्टीट्यूशंस मिलकर उन चीज़ों को बनाती हैं। उसके बाद फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक के पास रखा जाता है, उसमें सजेशंस वगैरह आते हैं, और उसके बाद उनको मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपने शेयर कर देते हैं। दिस इज द ब्रीफ फ्लो चार्ट कि अपनी पॉलिसी वगैरह कैसे बनाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी कितनी तरह की होती है, तो 4 तरह की होती है। वन इज प्रोटेक्टिव, देन रेस्ट्रिक्टिव, देन रेगुलेटिव, देन फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो को डर लगता है कि भाई बाहर वाला लोग आके बिजनेस करेगा तो लोकल बिजनेस खत्म हो जाएगा, जैसा अपना 1950 से 90 के बीच में पॉलिसी था। रेस्ट्रिक्टिव मतलब अपने किसी बिजनेस को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते, अपने को लगता है बड़ा हो जाएगा तो उसका मोनोपोली हो जाएगा, तो वो अपना मन चाह काम करेगा, तो अगेन कंज्यूमर के लिए ख़राब होगा। तो ये वाला अप्रोच भी थोड़ा सा 50 से 90 के बीच में था। रेगुलेटिव का मतलब क्या हुआ कि अपने बिजनेस को रेगुलेट करने का कोशिश करता है वाया इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडी। अगेन जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए का रेगुलेशन होता है, टेलीकॉम में ट्राई का होता है। तो रेगुलेटिव इज गुड कि गवर्नमेंट थोड़ा सा चीज़ों पे कंट्रोल रखने का कोशिश रखते हैं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड कंज्यूमर्स। एंड फैसिलिटेटिव का मतलब हुआ कि अपने हेल्प कर रहा है बिजनेस को ग्रो करने में, है ना। तो अपने कैसे हेल्प कर सकते हैं, जैसे बहुत जगह गवर्नमेंट का सब्सिडी होता है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे कि तुम यहाँ पे प्लांट लगाओ तो तुमको ज़मीन सस्ता में देगा, या तुमको इतना रुपया गवर्नमेंट देगा तुम अगर ये वाला काम करता है तो। टैक्स हॉलीडे होता है, राइट, कि इतना साल तक टैक्स नहीं लगेगा। फिर अभी आज के दिन एमएसएमई सेक्टर में अपने देखते हैं ना, काफ़ी लोन जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, कम रेट में अवेलेबल होता है। तो ये तुम्हारा फैसिलिटेड पॉलिसी के अंदर में आ जाता है। इसके बाद विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस, जिसमें अपने बात करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई और एफआईआई का। सो लिबरलाइजेशन मतलब जैसा कि अपने बात किए थे कि भाई गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शंस को हटाता है ना, टैरिफ को हटाता है, सब्सिडीज वगैरह लेकर आता है, इकोनॉमी को फ्री अप करता है, राइट, जिससे कि कोई भी आदमी जिसका जब भी मन करे वो बिजनेस शुरू कर सके, बाहर वाला लोग भी बिजनेस शुरू कर सके, वैसा वाला चीज़। लाइसेंस राज को ख़त्म करता है। तो लिबरलाइजेशन का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है अपना इकोनॉमी के ऊपर। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, डेट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। सो देयर आर फ्यू टर्म्स जो अपने को समझना है, यहाँ पे याद रखना है। रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर, एसएलआर, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। तो रेपो का मतलब क्या हुआ, रेपो का मतलब होता है, ठीक है, पहले रेट सुन लो इन चारों का, चाहे तो लिख लो फटाफट। रेपो का रेट है अभी 4%, देन तुम्हारा रिवर्स रेपो का रेट है 3.35%, बैंक रेट का रेट है 4.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज 4.25%, सीआरआर 3%, एसएलआर 18%, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। रेपो का मतलब होता है वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक को लोन देता है। रिवर्स रेपो मतलब वो रेट जिस पे बैंक वाला आरबीआई के पास अपना सरप्लस फंड रखता है तो उसको उतना मिलता है, आज के दिन 3.35% मिलता है। बैंक रेट का मतलब अगेन वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक को लोन देता है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, है ना। रेपो का जो पीरियड है वो जनरली 7 से 14 दिन होता है, बैंक रेट जो है वो थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अगेन वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक को लोन देता है इन इमरजेंसी सिचुएशन, राइट, जब बैंक के पास फंड्स वगैरह खत्म हो गया, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक वाला प्लेज करता है आरबीआई के पास, उसके अगेंस्ट में आरबीआई लोन देते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन। वो हो गया तुम्हारा MSFR विच इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। CRR कैश रिजर्व रेशियो जो कि 3% है। इसका मतलब इतना रुपया बैंक के पास जो टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है उसका 3% बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे खुदा न खास्ता कभी बैंक का पोजीशन ख़राब हो जाए, लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए, तो उसके पास कुछ रुपया है जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये जस्ट बैंक का लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विच इज़ 18%, मतलब 18% ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक को करना पड़ेगा सेंट्रल या गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज में। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? अगेन जिससे बैंक का बैलेंस शीट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म का मतलब क्या हुआ? ये रेशियो होता है बैंक का कैपिटल का और रिस्क वेटेड एसेट एंड करंट लायबिलिटी का। फाइन, सो दीज ऑल थिंग्स आर टू इंश्योर द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक। अब इसके बाद अपनी बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन का। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट अपने आप को फ्री कर रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, अभी खुद चीज़ों को नहीं बना रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को बोल रहा है कि भाई तुम चीज़ों को बनाओ, और जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा रेगुलेशन वाला चीज़ देखेगा। तो ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है, रेवेन्यू बढ़ाता है ना, थोड़ा सा फिनेंशियल पोजीशन जो होता है इससे अच्छा होता है। क्योंकि PSU वाले कैसे काम करते हैं, सरकारी बैंक में अपने जाते हैं या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है चेंज को लेके, फिर तुम्हारा अप्रोच नहीं होता, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। क्या क्या तरीका होता है प्राइवेटाइजेशन का? तो प्राइवेटाइजेशन का तरीका होता है कि भाई अपने डेलीगेट करें। डेलीगेट करना मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बोलता है कि तुम आके मेरा ऑपरेशन संभाल लो, ओवरऑल ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। जैसे पासपोर्ट बनाने वाला काम आज के दिन डेलीगेटेड है। फिर दो टर्म होता है, एक होता है डाइवेस्टमेंट और एक होता है तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जो है अपना पब्लिक अंडरटेकिंग में मेजॉरिटी स्टेक को सेल कर देता है, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक छोटा स्टेक को सेल करता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को सेल नहीं कर रहा, वो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहा है कि तुम भी आके धंधा करो, हम भी करेगा। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा धंधा बढ़ा लेता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे BSNL का आज के दिन जो हालत होके रखे हैं। तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा है? मनी मार्केट में ग्रोथ होता है, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आता है, रिसोर्स का फ्री फ्लो होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, BOP का पोजीशन अच्छा आता है। नुकसान ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोली बढ़ने का रिस्क होता है, डोमेस्टिक फर्म के ऊपर एक थोड़ा सा खतरा आ जाता है उसका टेक ओवर का, या वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाए, है ना, सोसाइटी में इनइक्वलिटी बढ़ जाता है। सो ये जो फ़ायदा नुकसान प्राइवेटाइजेशन का है, तो ये सेम फ़ायदा नुकसान ग्लोबलाइजेशन का भी है जो अपने अभी डिस्कस करने वाले। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, मतलब जो तुम्हारा बाउंड्री है, ट्रेड बैरियर्स है दो देश के बीच में, उसको ख़त्म करना। और फिर इसमें क्या है कि FDI को बढ़ाना, FII को बढ़ाना। FDI इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड मतलब देश में FDI आना, और आउटवर्ड का मतलब होता है देश से FDI जाना। तो FDI का मतलब क्या हुआ अभी, ये ध्यान से सुनना। FDI का मतलब होता है जब कोई बाहर का देश या कोई बाहर का देश का आदमी अपने देश में इन्वेस्ट करता है, तो जो बाहर का देश का है उसको अपने बोलते हैं होम कंट्री, अपने देश में कर रहा है वी आर होस्ट कंट्री विद द इंटेंट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट। तो FDI में हमेशा जो पैसा लगाया जाता है उसमें इंटेंशन होता है कि भाई अपने को मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, दिस इज़ द इंटेंशन विद FDI। FII में ऐसा कोई इंटेंट नहीं होता है। FII जो होता है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर लाइक इक्विटी इन्वेस्टर। उनको अपना कैपिटल रिटर्न से या फिर डिविडेंड से मतलब है, उनको मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं। बट FDI जो होता है उनको मैनेजमेंट से मतलब है। तो जनरली 10% या ज़्यादा वोटिंग राइट जब कोई एक्वायर करता है दूसरा जगह पैसा इन्वेस्ट करके, तो अपने उसको FDI का कैटेगरी में क्लासीफाई करता है। दो तरह का FDI होता है, वन इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, वन इज ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अपने खुद का प्लांट लगाता है, खुद का स्टोर्स खोलता है, जैसे मैकडोनल्ड्स के केस में मैकडोनल्ड्स का खुद का स्टोर्स है सब जगह। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जब अपने किसी दूसरा का एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्वायर कर लेता है, जैसे टाटा ने जैगुआर के साथ किया था। तो ग्रीन फील्ड जब अपने खुद का लगाते हैं, ब्राउन फील्ड मतलब जब अपने किसी और का एक्वायर कर लेते हैं। और FDI में क्या क्लासिफिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल FDI मतलब अपने जो काम कर रहे हैं वो सेम काम में पैसा लगाना दूसरा जगह।
वर्टिकल मतलब रिलेटेड काम में पैसा लगाना, जैसे मानो अपनी चाय बेच रहे हैं तो चाय का दुकान में अपने दूसरा जगह पैसा लगाए, वो हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल मतलब अपनी चाय बेच रहे हैं बट अपने चाय पत्ती का किसी काम में या दूध का काम में पैसा लगाए, वो वर्टिकल हो गया। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब अनरिलेटेड काम में पैसा लगाना, तो अपने चाय बेच रहे हैं बट कोई लोहा बेच रहा है, अपने वहाँ पे पैसा लगाए। एफडीआई का क्या फ़ायदा नुकसान है, तो एफडीआई का फ़ायदा नुकसान समझने के लिए अपने मन में सोच सकते हैं कि अमेजन या फ्लिपकार्ट आने से अपने को क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, राइट। तो भाई इससे हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया एफडीआई के आने से, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है ना। सो डिमांड काफ़ी बढ़ा है लोगों का। कंज्यूमर के एंगल से बात करें तो भाई कॉस्ट काफ़ी कम हो गया, लोगों को कम दाम में चीज़ें मिल जाती हैं, मार्केट बहुत कम्पिटिटिव हो गया। जो पैसा लगाता है उसके लिए फ़ायदा क्या है कि उसको डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहता है। यहाँ पे लोगों को क्या है कि अच्छी चीज़ें मिलती है कम दाम में। नुकसान क्या है कि भाई एफडीआई वाला देखो समाज सेवा करने नहीं आता, धंधा करने आ रहे, तो वो वहाँ पे पैसा लगाता है जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, राइट। तो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। वो काफ़ी पैसा ले जाते हैं देश से इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो वहाँ से पैसा निकलने वाला चीज़ रहता है। फिर वो पैसा लाते हैं तो तुम्हारा पीओपी पोजीशन इंप्रूव होता है, वो पैसा लेके जाते हैं तो पीओपी पोजीशन जो है वो थोड़ा ख़राब होता है। डोमेस्टिक फर्म को काफ़ी खतरा रहता है, जो अपने हमेशा बात करते हैं कि बाहर का लोग इंडिया में आके काम करेगा तो इंडिया का जो लोकल मार्केट है उस पर एक रिस्क बना रहता है। सो हर चीज़ का देखो फ़ायदा नुकसान है, तो अपने को एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना होता है। तो ये था कि अब इसमें एक और बात अपने को ध्यान रखना है एफडीआई में, वो ये कि एफडीआई जो है वो सारा सेक्टर में यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे 26 है, कहीं 49% है, कहीं 51% है, कहीं 100% है। तो कुछ कुछ जगह है जहाँ पे एफडीआई जो है वो फ्रीली अलाउड है, तो उसको अपने बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, किसी का परमिशन नहीं लेना होता। कहीं कहीं पे क्या है कि अपने को परमिशन लेना होता है, जिसको अपने कहते हैं गवर्नमेंट रूट। तो अप्रूवल किससे लेना होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB से अपने को परमिशन लेना होता है। देयर आर सम सेक्टर्स जहाँ पे एफडीआई पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड है। ऐसा सेक्टर्स का लिस्ट अपने को याद रखना है। क्या सेक्टर्स है वो, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, गैमलिंग, बिजनेस ऑफ चीट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट, CTC, राइट। इसमें ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर में दो तुम्हारा अलाउड नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है। तो ये लिस्ट अपने को ध्यान में रखना है। OFDI, आउटवर्ड एफडीआई का मतलब क्या हुआ, जब इंडिया का आदमी बाहर में पैसा लगाता है। और FII का मतलब क्या हुआ, जब बाहर वाला आदमी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, ही मोर इंटरेस्टेड इन रिटर्न्स, है ना, कैपिटल अप्रिसिएशन में हो गया या फिर रेकरिंग रिटर्न्स हो गया, उन सब चीज़ों में। और एफडीआई क्या होता है, जब आदमी पैसा लगाता है और उसका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है, राइट। सो थोड़ा सा कंट्रोलिंग पोजीशन लेने का कोशिश करता है। चलो 10/8 की गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ का ये क्विक रिवीजन था। आई एम श्योर ये अपने को डेफिनेटली हेल्प करेगा, और अपने टाइम टू टाइम इसको सुनते रहेंगे तो चैप्टर का रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।